आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 29 सितंबर शुक्रवार का दिन। मैं खुशबू कुमार आपकी खिदमत में हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा पॉडकास्ट आज का दिन। तमिलनाडु के साथ कावेरी जल विवाद को लेकर आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। किन संगठनों ने ये बंद बुलाया है, इसका असर कितना व्यापक रहने वाला है और पॉलिटिकल पार्टियों का इस पर क्या रुख है, सबसे पहले इसी पर बात होगी। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा माजरा, समझेंगे। और दिल्ली में फिर एक बार मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को ही एक्सटेंड किया गया है। तो क्या दिल्ली में शराब के तलबगारों के लिए आने वाला त्योहारी सीजन सूखा सूखा रहने वाला है और क्या इससे सरकार की कमाई पर भी डेंट लगेगा, पता करेंगे। लेकिन रोज की तरह पहले 60 सेकंड हेडलाइंस सुनिए शुभम तिवारी से। कावेरी विवाद पर किसानों ने आज कर्नाटक बंद बुलाया। 30 से अधिक किसान समूहों, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने समर्थन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर पर हमले की कोशिश, सुरक्षा बलों ने भीड़ को 500 मीटर पहले रोका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, व्यापार संबंधों पर की चर्चा। मीटिंग से पहले यूएस बोला, निज्जर हत्या की जांच में भारत सहयोग करे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ मीटिंग करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी रणनीति। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आज राजस्थान जाकर चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी करेंगे मुलाकात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 1 अक्टूबर तक गुजरात में संघ की अलग अलग बैठकों में लेंगे हिस्सा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज ओबीसी प्रतिनिधि मंडल की बुलाई बैठक। और वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मुकाबले आज से शुरू। पहले दिन न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से, बांग्लादेश का श्रीलंका से और अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से सामना होगा। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है वो 140 साल पुराना है। इसमें नया गतिरोध पैदा हुआ 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक आदेश से, जिसमें यह कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान और दूसरे कई संगठन और संस्थान इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कर्नाटक बंद बुलाया गया है। 2 दिन पहले 26 सितंबर को इसी मसले पर राजधानी बेंगलुरु को बंद किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी और इस पर फैसला लेने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। ऐसा ना होने पर इन संगठनों ने विरोध तेज करने की चेतावनी भी दी थी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री हैं रामलिंगा रेड्डी। उन्होंने तब प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर 5 मांगों वाला ज्ञापन लिया था। इन मांगों में तमिलनाडु को पानी ना देना, संकट काल में आकलन करने चुनाव आयोग जैसी संस्था बनाने, मेकेदातु परियोजना लागू करने और किसानों समर्थकों के खिलाफ मामला वापस लिया जाना शामिल है। तो आज के बंद में कौन से संगठन शामिल हैं और इसका कितना असर देखने को मिलेगा, पूछा हमने बेंगलुरु में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सगई राज से। देखिए, तकरीबन 300 भी ज्यादा एसोसिएशन इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो बंद जो बुलाया गया है ये कन्नड़ा वोक्कोटा का एसोसिएशन है। यही लोग किसानों के साथ मिलकर इस बंद को बुलाया गया है और कल स्कूल्स और कॉलेज के लिए छुट्टी अनाउंस कर दिया है। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। उसके अलावा ओला उबर टैक्सी एसोसिएशन भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं और बीएमटीसी बस ड्राइवर्स एसोसिएशन भी इसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी बसेस बेंगलुरु से तमिलनाडु को जाएगा वो बसेस पूरा कैंसिल रहेगा और बीएमटीसी लोकल बसेस जो सरकारी बसेस है वो भी बहुत कम चलेगा बेंगलुरु में। और इसके अलावा 144 सेक्शन भी इम्पोज किया है पूरा बेंगलुरु सिटी और रेलवे स्टेशन और पूरे जगह में, जहां पे 5 से भी ज्यादा लोग नहीं घूम सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु से सटे सीमावर्ती जो इलाके हैं सगई, उसमें बंद को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, कृष्णगिरी और होसूर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही उनको वार्निंग कर दिया है और आज जो है बॉर्डर के जगह है जहां पे बेंगलुरु बॉर्डर होता है होसूर में, वहां पे भी सिक्योरिटी ज्यादा कर दिया है
और जो बेंगलुरु का बस आज चलने वाला था तमिलनाडु को, वो पूरा बंद कर दिया है। और तमिलनाडु से जो बेंगलुरु को और कर्नाटका को आने वाला बसेस है उसको भी बंद कर दिया है। पैसेंजर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मगर फिलहाल के लिए कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और ओसूर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रहते हैं तमिलनाडु का, उन्होंने आज पूरा बंद करके रखा है और बसेस नहीं चलेगा। और कर्नाटका में बॉर्डर के जगह में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी बीफ अप कर दिया है बेंगलुरु पुलिस ने, और वहां पे भी 144 सेक्शन इम्पोज किया गया है। जी, और इस राज्यव्यापी बंद को लेकर कर्नाटक की जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका क्या रिएक्शन देखने को मिला है? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे कर्नाटका में दोनों पार्टीज जेडीएस और बीजेपी अलायंस में है, और दोनों पार्टी ने इस बंद को सपोर्ट किया गया है। और वो लोग भी शायद रोड में उतरेंगे और इसके ऊपर आंदोलन भी कर सकते हैं कहीं जगह पे। और कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं भी आप बंद नहीं कर सकते हो, और एक जगह है, डेजिग्नेटेड जगह है, उधर ही उनको प्रोटेस्ट करना है करके ऑलरेडी कर्नाटका गवर्नमेंट बोला है। मगर आज जो कर्नाटका बंद है उसके हिसाब से अभी तक जो उनका प्लान है कि शुरुआत होगा टाउन हॉल से, जहां पे पूरे किसान और प्रो कनाडा एक्टिविस्ट पूरा वहां पे इकट्ठा होंगे, और वहां से मैसूर बैंक जाएंगे और उधर से फ्रीडम पार्क जाके उधर प्रोटेस्ट करने का इनका पूरा प्लान है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको अरेस्ट करेंगे, क्या उनको फ्रीडम पार्क को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पिछले बार जब बेंगलुरु बंद बुलाया गया था तब एक्टिविस्ट और किसान एसोसिएशन वालों को सब लोगों को फ्रीडम पार्क शिफ्ट किया गया था, और उधर से ही उनको प्रोटेस्ट करने का मौका दिया था। तो ऐसे ही कुछ रिपीट होगा क्या, और नहीं तो सब लोगों को प्रोटेस्ट करने देंगे क्या करके शायद हमको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। शुक्रिया सकईराज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में एक हफ्ते में होने वाले 2 बंद से करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि बंद की जगह विरोध प्रदर्शन की परमिशन दी जानी चाहिए। और कर्नाटक के बाद अब रुख करते हैं बिहार का, जहां 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती का मामला अधर में लटक गया है। इसको लेकर बिहार सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। दरअसल 1 महीने पहले ही राज्य में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की तरफ से परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ज्यादातर आवेदन प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आए। आंकड़ों के मुताबिक प्राइमरी टीचर के करीब 80,000 पद के लिए 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल हुए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इस परीक्षा का रिजल्ट आने की संभावना थी, लेकिन इस मामले में एक नया कानूनी पेंच फंस गया है। 2 सप्ताह पहले बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के आलोक में ये तय किया कि बीएड पास आवेदक प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, जिसके चलते बिहार सरकार ने अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तो क्या है ये पूरा मामला, अच्छे से समझने के लिए हमने बात की दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले आज तक रेडियो के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट संजय शर्मा से। मामला ये है कि बीएड पास उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी जो भर्तियां की हैं वो लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच गई हैं, लेकिन उसमें कानूनी खच्चर फंस गया है। बिहार सरकार ने जो अभी नियुक्तियां की हैं प्राइमरी शिक्षकों की, उसमें बीएड वाले शिक्षकों को शामिल किया है, जबकि बीपीएससी ने अपने उसमें ये तय कर दिया था कि बीएड पास प्राइमरी पास पहले से 5वीं तक के टीचर नहीं बन पाएंगे। तो बीएड पास लोगों को अलग कैटेगरी में शिक्षक बनाया जाता है, और जो टीजीटी पीजीटी होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो भर्ती की है उसमें शिक्षकों की भर्ती में लगभग 2.25 लाख, उसमें इन्होंने बीएड के लोगों को शामिल कर लिया है। और ऐसे में जो बाकी नॉन बीएड वाले हैं उन सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ये कहा है कि वो इस मामले में क्लैरिफिकेशन दे, इसको क्लैरिफाई कर दे। जबकि पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन बिहार सरकार का किया हुआ है।
संजय जी, इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को आधार बनाया जा रहा है, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, वो क्या है और बिहार सरकार ने याचिका में क्या मांग की है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक भर्ती के मामले में प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस फैसले के बाद अब बीएड डिग्रीधारी छात्र उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। चूंकि बीएड की डिग्री है तो वो फिर ऊंची क्लास के लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया उस समय चल रही थी, नियुक्ति की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें बीएड के लोगों को शामिल कर लिया गया था। तो अब ये क्लैरिटी नहीं है कि उस प्रक्रिया का क्या किया जाए। क्या जो लोग लगभग फाइनल हो गए हैं, क्या उनको रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व लक्षित माना जाए, नहीं माना जाए, उसको लेकर कंफ्यूजन है। क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी तरह से नियुक्ति पत्र मिले नहीं थे, इसी बीच में ये फैसला आ गया था। इस फैसले को लेकर कंफ्यूजन है। तो इसीलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि हमने जो प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्या हम उनको नियुक्ति पत्र दे दें या उसमें आपका फैसला भूत लक्षित की तरह यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो लागू होगा। तो इसमें हमें क्लैरिटी दें। संजय जी, लाखों लोगों का भविष्य इससे जुड़ा है, आगे क्या होने वाला है इसमें? कि मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो बिहार सरकार हो सकता है कि इस याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए तारीख लगाने की मांग करेगी और ये कहेगी कि पहले से मामला इतना लटका हुआ था, एक और खच्चर फंस गया है, लिहाजा इसे जल्दी निकाला जाए। क्योंकि राज्य में 3,90,000 यानी लगभग 4 लाख बीएड पास कैंडिडेट्स हैं, उनके रिजल्ट पे भी रोक लगा दी गई थी। तो अब आप ये बताएं कि त्राईमाम की तरह ही एक याचिका है जिसमें कहेंगे कि अब हमारी कैसे रक्षा हो जाए और कैसे शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जा सके, जो नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस मामले में कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा। सितंबर महीना तो आखिरी सांसें गिन रहा है। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर त्योहारों के साए में गुजरेंगे। दशहरा और दिवाली के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है, जो इस दौरान लोगों का रोमांच बढ़ाएगा। लेकिन सेलिब्रेशन के ये मौके दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए थोड़े फीके रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में कथित शराब घोटाले के चलते विवाद में आई एक्साइज पॉलिसी की जगह पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई थी। अगले 6 महीने तक दिल्ली सरकार ने मौजूदा पॉलिसी को ही जारी रखने का फैसला किया है और इसी वजह से दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों की जगह सिर्फ सरकारी उपक्रमों के जरिए चलाई जा रही दुकानों पर ही शराब मिल रही है। तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने का क्या असर दिखेगा? क्या शराब प्रेमियों को जो दिक्कतें आ रही थी वो बरकरार रहेंगी? जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली में आज तक रेडियो के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कुमार कुणाल के पास। एक बात तो है कि जो एग्जिस्टिंग एक्साइज पॉलिसी है, यानी जो पिछले साल अगस्त से लागू हुई है, वो एक्साइज पॉलिसी अभी चलेगी। यानी सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही जो शराब की खुदरा बिक्री होती है वो चलती रहेगी। और इसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में जब से सरकारी दुकानों पर शराब बिकनी शुरू हुई है, ऐसे में कई सारे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनकी बिक्री फिलहाल रुकी हुई है, नहीं मिलते हैं दिल्ली में। और कई सारे जो खरीदार हैं उनको खासतौर पर उन ब्रांड्स को की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये तो चूंकि अब 6 महीने के लिए जो पॉलिसी चल रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए वो कमी चलती रहेगी क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि जिस फ्रेंच कंपनी के जरिए ये प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं उसके खिलाफ ही जांच चल रही है आबकारी घोटाले मामले में। और चूंकि उस पर ही सवाल है, इसीलिए कोई भी सरकारी कंपनी उस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। इसीलिए जो तमाम प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनकी उपलब्धता खासतौर पर दिल्ली में नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि 6 महीने यानी 31 मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर वित्तीय साल के खत्म होने तक जो चल रही पॉलिसी है उसी को लागू रखा जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कुणाल, आपने बताया कि प्रीमियम ब्रांड्स के लिकर नहीं मिलेंगे, जो मिल भी नहीं रहे हैं पिछले साल से। तो क्या दिल्ली सरकार की कमाई पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शराब से सरकारों को मोटा रेवेन्यू आता है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बात होती है कि अगर जो प्रीमियम ब्रांड्स के उपभोक्ता हैं वो अगर दिल्ली में शराब नहीं मिलती है उन ब्रांड्स की, तो वो कहाँ जाते हैं? तो उस पर साफ तौर पर ये लगता है कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद या फरीदाबाद हो,
वहां से जाकर के वो ऐसे दुकानों में शराब की खरीदारी करते होंगे। और इसी वजह से कई सारे जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उसमें इस तरीके के दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन जो आबकारी विभाग के सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक इसका कोई बहुत ज्यादा असर जो है वो सीधे सीधे रेवेन्यू पर, यानी जो उसके जरिए जो कमाई होती है उस पर नहीं पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल की तुलना उन्होंने की कि जितना उन्हें राजस्व की कमाई हुई थी उससे ज्यादा कमाई इस साल भी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है, उनका कहना है कि लगभग 7,800 करोड़ रुपए की कमाई पिछले सितंबर से इस सितंबर तक हो चुकी है, जो कि अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कही जाती है कि दिल्ली के उपभोक्ता पड़ोसी राज्यों का रुख करते हैं, आबकारी विभाग का कहना है कि उसका बहुत बड़ा असर जो है वो दिल्ली के राजस्व पर नहीं पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल। शराब पर बात हो रही है तो याद दिला दूं कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती को ड्राई डे होता है और इस दिन दिल्ली क्या कहीं भी आपको शराब नहीं मिलेगी। अब नजर डालते हैं देश विदेशों के अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं, क्या हैं सुर्खियां? गुड मॉर्निंग। सभी हिंदी अंग्रेजी अखबारों में सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा की मेडल पहने हुए मुस्कुराती तस्वीरें हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में गोल्ड जीता है। और इस तरह अब तक आए 6 गोल्ड में 4 गोल्ड निशानेबाजी के हैं। हिंदुस्तान अखबार ने पंजाब में किसानों के आंदोलन को अपनी पहली खबर के तौर पे लिया है। कल पहले दिन आंदोलन के किसान जगह जगह रेल की पटरियों पर बैठे हुए दिखे और 30 सितंबर यानी कल तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 3 दिन के इस आंदोलन में किसानों की मांग है कि बारिश से जो फसल बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भी 2 एक मांगे हैं। दैनिक भास्कर अखबार ने मुकेश कौशिक की एक रिपोर्ट को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को यौन हिंसा से प्रोटेक्ट करने वाले पॉक्सो कानून 2012 के अलग अलग पहलुओं की पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को दे दी है। लॉ कमीशन ने कानून की जो बुनियादी सख्ती है उसको बरकरार रखने की सिफारिश की है, जिसमें यह है कि सहमति से जो संबंध बनाने की उम्र है वो फिलहाल 18 बरस ही रहे। हाँ, कमीशन ने यह माना है कि पॉक्सो कानून लड़कियों को मर्जी से शादी न करने देने में अभिभावकों का हथियार साबित हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है शुभम कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भिखारी जो हैं वो विदेश जा रहे हैं और इससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिला है। ये पूजा स्थलों पर जेब काट रहे हैं और तीर्थ यात्रियों को मिलने वाली जो वीज़ा है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि भिखारियों को हज के लिए ना भेजें। एक खबर मणिपुर तनाव से जुड़ी जो दैनिक जागरण, जनसत्ता और कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने लिखा है कि मणिपुर के इम्फल घाटी में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर भीड़ ने हमले की कोशिश की है और हिंसा का ये नया दौर 2 लापता छात्रों की हत्या के बाद की जो तस्वीरें आईं उसके बाद से शुरू है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए केंद्र सरकार ने कश्मीर के एक सीनियर IPS अधिकारी राकेश बलवाल को मणिपुर भेजा है। वहीं जाने माने मणिपुरी अभिनेता राजकुमार सोमेंद्र को लेकर जनसत्ता ने कहा है कि उन्होंने राज्य में जो जातीय संघर्ष जारी है और उससे निपटने में मणिपुर सरकार की जो विफलता है, जो नाकामी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में अखबार पढ़ रही हूँ, सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इन सभी को ये आदेश दिया था। एक नियम 1 सितंबर से लागू भी हो चुका है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपके शोज़ में स्मोकिंग सीन्स हैं तो वहाँ पर आप हेल्थ वार्निंग लिखेंगे और इसके अलावा जो शोज़ हैं उनके बीच में और अंत में आपको एंटी टोबैको डिस्क्लेमर भी देना होगा। तो इस पर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने आपत्तियाँ जाहिर की थी और इसमें सबसे बड़ा तो यही था कि सीन्स के बीच में या आखिर में, इन सब में आपको ये सारी चीज़ें एडिट करने में घंटों की मेहनत लगेगी और इससे जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो भी बाधित होगी। अखबार ये लिखता है कि सरकार ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके विरोध के बीच समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी खबरें जो सभी अखबारों में हैं, दैनिक भास्कर के न्यूज़ ब्रीफ सेक्शन में और हिंदुस्तान के टॉप 5 के हवाले से
तीन चार खबरें ऐसी। हैरी पॉटर में एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने वाले माइकल गैम्बन का 82 बरस की उम्र में निधन हो गया और उन्होंने थिएटर से करियर शुरू किया था और उन्हें 1998 में सर की उपाधि दी गई थी। वहीं उच्च स्तरीय समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष पद पर सदस्यों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है और अब इनके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। लोकपाल में अध्यक्ष समेत 8 सदस्य होते हैं और फिलहाल 2 न्यायिक और 1 गैर न्यायिक सदस्य के पद खाली हैं। विदेश यात्रा 1 अक्टूबर से महंगी पड़ेगी, ये एशियन एज अखबार में है। इसके मुताबिक फॉरेन ट्रिप पैकेज और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने वालों के लिए स्रोत पर जो सोर्स है उस पर TCS की सबसे ऊंची 20% दर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और अभी रिजर्व बैंक के LRS के तहत यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशों में ट्रांसफर फंड के मामले में 7 लाख से अधिक की राशि पर सिर्फ 5% TCS लगता है, अभी 20% होगा। वहीं सभी अखबारों में खबर है कि देश की हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का कल निधन हो गया। वह 98 बरस के थे। एक और रिपोर्ट आखिर में चलते चलते जो कि दैनिक भास्कर पर है। रिपोर्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 28 सितंबर की शाम जयपुर पहुंचे थे और यहां उन्होंने रात 2 बजे तक राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक अखबार ने लिखा है कि इस दौरान शाह ने कई जगह परिवर्तन यात्राओं में भीड़ नहीं जुटने पर नाराजगी जताई। उन्होंने नेताओं को आपसी गुटबाजी को लेकर नसीहत दी और नड्डा और शाह को संघ के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग करनी थी, लेकिन ये मीटिंग कैंसिल हो गई और दोनों नेता दिल्ली चले गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसी वजह से कैंसिल हुई क्योंकि रैलियों में कम भीड़ जुटने पर अमित शाह और JP नड्डा नाराज थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात की जाए तो BBC पर खबर है, देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया हालांकि, और एक बयान है विदेश मंत्री जयशंकर का, उन्होंने G20 समिट में अमेरिका के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद कहा है। वहीं अल जजीरा पर नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में गोलीबारी की जो 2 घटनाएं हुई उसको लेकर खबर है। न्यूज़ एजेंसी AP के हवाले से खबर है कि पहली घटना जो है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और दूसरी घटना एक घर में हुई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मेडिकल कॉलेज में हुई गोलीबारी में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। और एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से खबर, चीन के खतरे से निपटने के लिए ताइवान ने पहला स्वदेशी पनडुब्बी तैयार किया है और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने पनडुब्बी के लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने ताइवान को आगाह किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में चीन हमला कर सकता है। चीन ताइवान को दरअसल अपना हिस्सा मानता है और कहता है कि चीन की एक ही सरकार है जो उसकी मेनलैंड में है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ताइवान के भविष्य को लेकर बहस और तेज हो गई है। तो ये कुल मिलाकर खबरें हैं। और 29 सितंबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाता है ताकि लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में जागरूक कर सके। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी CERN की स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी। 1927 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी। 1901 में दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी का जन्म 1901 को हुआ था। इन्होंने परमाणु रिएक्टर बनाया था। 1932 में अभिनेता निर्माता निर्देशक महमूद अली का जन्म हुआ था और डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रुडोल्फ डीजल का निधन आज ही के दिन 1913 में हुआ था। तो इसी के साथ वक्त हो गया है पॉडकास्ट आज का दिन यही खत्म करने का। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिजाइन सचिन द्विवेदी का रहा। मेरा नाम खुशबू कुमार है। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के बुलेटिन में होगी। और हाँ, आज शुक्रवार है तो आपको याद दिला दूं कि आज तो क्रिकेट वाला पॉडकास्ट बल्ला बोल भी आएगा। तो वर्ल्ड कप का माहौल सेट हो रहा है, उसे भी सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course, we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air
on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course on India Today YouTube. Why are we coming to you twice? There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? To answer all those questions, for all the hard analysis, tune in to The Sledging Room.